गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं जीएसटी के अंदर चार्जिंग सेक्शन, जिससे हमारी जीएसटी की शुरुआत होती है और जी हाँ, जो हमारी जीएसटी का फाउंडेशन है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं। जैसा आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेक्शन 9 से जिस हम बुक से कर रहे हैं, ये हमारी इंग्लिश बुक है, जिसके अंदर हर एक वर्ड का कंप्लीट इंटरप्रिटेशन इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है। ये बुक आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे सेल्फ पढ़ना, जो सेल्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए दी बेस्ट बुक्स है, क्योंकि यहाँ पर हर लॉ लॉ में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसका यहाँ पर कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन करके दिया हुआ है। जो आप क्वेश्चन करके सीखते हैं, वो सिर्फ बुक पढ़कर भी आप क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए मस्ट बुक है। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लॉ पढ़ेंगे तो लॉ पढ़ को फिर समझोगे तो आपको उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। कुछ जगह समय आए समझ में आएगा, कुछ जगह नहीं भी आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उतना पढ़ना और समझना इसको आसान है। बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 9 से। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सेक्शन 9 है लेवी एंड कलेक्शन का। सेक्शन 9 हमारे कौन से एक्ट का सेक्शन है? सेक्शन 9 हमारे सीजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है। कब लगेगा सीजीएसटी एक्ट? इसका आंसर है जब भी कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। ठीक है, सप्लाई क्या होती है? तो सप्लाई वही होती है जो हमारे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में दिया गया है। सेक्शन 7 सप्लाई का मतलब है, और सप्लाई हमारी जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है, क्योंकि अगर सप्लाई है तो ही जीएसटी होगा, और अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के एम्बिट में नहीं है तो फिर क्या नहीं होगा, जीएसटी नहीं होगा। अब सीजीएसटी भी कब लगेगा? तो इसका जवाब है जब वो सप्लाई क्या होगी, इंट्रा स्टेट होगी। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई वही होती है जो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में दिया है। तो क्या दिया है सेक्शन 7 में? वहां पर तो वहां पर दिया है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी में है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज इररिलेवेंट। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो वो सप्लाई हो, और वो सप्लाई फिर क्या बन जाएगी, इंट्रा स्टेट बन जाएगी। सप्लाई भी किसकी होनी चाहिए? तो इसका जवाब है सप्लाई होनी चाहिए गुड्स और किसकी, सर्विसेज की। तो क्वेश्चन बना ये गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होते हैं। तो चलिए डेफिनेशन वाले पेज पे आपको लेके चलता हूं। सेक्शन 2 क्लॉज 52 पे आपको लेके चलूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा अब गुड्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपके सामने है गुड्स की डेफिनेशन। और गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब कहते हैं हर चीज गुड्स है, एवरी काइंड, जो भी क्या हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल हो प्रॉपर्टी हो, तो वो किसी भी काइंड की हो, चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में हो, चाहे वो कौन सी फॉर्म में हो, इनटेंजिबल फॉर्म में ही क्यों ना हो, वो क्या होती है, गुड्स होती है। लेकिन जो कुरकुरे नोट्स होते हैं हमारे, हरी हरी पत्ती, और जो करारे करारे कॉइन्स होते हैं, मतलब जो मनी है, और जो शेयर्स एंड डिबेंचर सिक्योरिटीज है, ये क्या नहीं होते हैं, गुड्स नहीं होते हैं। तो शेयर्स क्या नहीं है, गुड्स नहीं है। मनी हमारी क्या नहीं है, गुड्स नहीं है। चाहे मनी इंडियन करेंसी हो, चाहे मनी हमारी कौन सी करेंसी हो, फॉरेन करेंसी ही क्यों ना हो, तो हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। लेकिन ध्यान से समझिएगा, नाउ अब एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं, जी हाँ, अब से जीएसटी लॉ के अंदर एक्शनेबल क्लेम को क्या मान लिया है, गुड्स मान लिया गया है। जो ग्रोइंग क्रॉप है, ठीक है, फसल जो उग रही है, हालांकि वो इमूवेबल है, लेकिन उसको भी हम गुड्स मान लेंगे। हम उसको भी मान लेंगे। जो घास है, जमीन पे जो उगी हुई क्या है, घास है, और जो जो भी जमीन से अटैच्ड है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है, उसको भी गुड्स मान लिया जाएगा। जबकि गुड्स को तो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता था, लेकिन इनको भी, जमीन से जुड़ी हुई चीजों को भी हम क्या मान लेंगे, गुड्स मान लेंगे। अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि उसकी कटाई करके, फसल की कटाई करके, घास की कटाई करके, और जो भी जमीन से चीज अटैच है उसको डिसअटैच करके, डिसअसेंबल करके हम आपको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, तो वो चीज भी क्या बन जाएगी, गुड्स बन जाएगी। कहने का मतलब है गुड्स टेंजिबल भी हो सकते हैं, गुड्स इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। जो ग्रोइंग क्रॉप है, ठीक है ना, उसको काट के हमको अगर देना हो तो फिर वो भी क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ग्रोइंग क्रॉप को
जमीन सही थी, क्या कर दिया, बेच दिया, बिना सेवर्ड करे, बिना कटाई करे बेचा, तो फिर वो उस स्थिति में क्या नहीं होगा, गुड्स नहीं होगा, वो उस स्थिति में गुड्स नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं टू क्लॉज 102 पे, जहां पर अब हम नॉलेज लेंगे किसकी, सर्विस की। तो स्क्रीन पे आपके सामने है सर्विस, और जो भी इंटरप्रिटेशन है, सारा इंटरप्रिटेशन इस बुक के अंदर आपको रेडीमेड मिलने वाला है और बुक टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्विस का मतलब होता है जो भी गुड्स नहीं है सब वो सर्विस है। इसका मतलब जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स नहीं है, लेकिन वो क्या है, सर्विसेज है, वो सर्विस है। तभी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लीज पे क्या लगता है, जीएसटी लग जाता है, क्योंकि भले ही वो क्या ना हो, गुड्स ना हो, लेकिन सर्विस की डेफिनेशन ने कहा है कि जो भी गुड्स नहीं है वो सभी सर्विस होंगे। लेकिन ध्यान से सुन लो, मनी और सिक्योरिटी जो है, मनी और जो क्या है, सिक्योरिटी जो है, वो ना तो क्या है, गुड्स है, और ना ही वो क्या है, सर्विस है। क्योंकि अभी हमने क्या कहा, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, इसका मतलब तो ये होता कि मनी और सिक्योरिटी भी क्या हो जाएंगे, सर्विस हो जाएंगे। लेकिन मेरे लॉ ने कहा, टू क्लॉज 102 ने कहा कि मनी और सिक्योरिटी क्या होंगे, ना तो वो गुड्स होंगे और ना ही वो क्या होंगे, सर्विसेज होंगे। वो गुड्स भी नहीं होंगे और क्या नहीं होंगे, सर्विस नहीं होंगे। लेकिन अगर मनी में यूज करने के लिए देता हूं, जैसे लोन के लिए आपको देता हूं, या आप मेरे को क्या देते हो, डिपॉजिट देते हो, और उस पे अगर मैं आपको कोई भी क्या देता हूं, कंसीडरेशन देता हूं, जैसे ब्याज व्याज देता हूं, तो ब्याज को हम क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे, और ब्याज के ऊपर जीएसटी क्या हो सकेगा, एप्लीकेबल हो सकेगा। मतलब यह है कि मनी को यूज करने के लिए दिया और उसके बदले आपसे सेपरेट कंसीडरेशन वसूल किया गया, ठीक है, उस पे जीएसटी लगेगा। मनी क्या नहीं है, गुड्स नहीं है, लेकिन उसी मनी का जब आप कन्वर्जन कराते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में, और उसके लिए आपसे कोई सेपरेट कंसीडरेशन कमीशन चार्ज कर लिया जाता है, तो वो जो सेपरेट कंसीडरेशन है और वो जो कमीशन है वो यकीनन सर्विसेज है, और उसके ऊपर जीएसटी क्या हो सकेगा, लेवी हो सकेगा। तो मनी को यूज करने के लिए दिया, उस पे ब्याज लिया, वो क्या है, सर्विस है। कमीशन होता है, प्रोसेसिंग जो फीस होती है वो भी क्या होता है, सर्विस है, ठीक है, वो भी क्या है, सर्विस होती है। ये सारा आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, रेडीमेड मिलने वाला है। वापस लौटते हैं हम हमारे सेक्शन किस पे, 9 पे। तो इंट्रास्टेट होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, वो भी गुड्स की हो या सर्विस की हो या फिर बोथ हो, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो रहा हो और साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो रहा हो, तो भी उसके ऊपर जीएसटी क्या हो जाएगा, लेवी हो जाएगा। सप्लाई हमारी जीएसटी का कौन सा इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट है। अभी आपको बताया था इंट्रास्टेट सप्लाई, जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी में हो, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट क्या नहीं होता है, रेलेवेंट नहीं होता है। जो गुड्स भी नहीं है, जो सर्विस भी नहीं है, जैसे मनी और सिक्योरिटी हो गया, उस पे जीएसटी क्या नहीं हो सकेगा, लेवी नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्जिंग सेक्शन ही क्या नहीं हो रहा है, एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अगर यही सप्लाई, गुड्स और सर्विस की सप्लाई अगर इंट्रा ना होके क्या हुई, इंटर हुई, तो फिर वहां पर सी जीएसटी लेवी नहीं होगा, फिर वहां पर आई जीएसटी क्या होगा, लेवी होगा। और अगर कोई सप्लाई ना तो इंटर है और ना ही क्या है, इंट्रा है, दोनों ही नहीं है, तो फिर उस सप्लाई पे, वो सप्लाई हो सकती है, वो गुड्स की भी हो सकती है, वो सर्विस की भी हो सकती है, लेकिन अगर वो इंटर और इंट्रा दोनों ही नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई सप्लायर विदेश का है और रिसिपेंट भी कहाँ है, विदेश का है, उसने सप्लाई भी कहाँ दी है, विदेश में ही दी है, तो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग ना तो हम उसको इंट्रा मान रहे हैं, ना हम उसको क्या मान रहे हैं, इंटर मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सप्लाई इंटर और इंट्रा दोनों ही नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है। और ये सारी बातें आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे यहाँ पर लिखी मिलनी है। अगर कोई सप्लाई, एक पहली बात, बस एक बार ये एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है, बाकी जो बोल रहा हूँ लिखा हुआ है। अगर कोई सप्लाई इंटर और इंट्रा दोनों ही नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा। इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगेगा। जो गुड्स और सर्विस दोनों ही नहीं है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जांपल सिक्योरिटी एंड मनी हो गए हैं। सप्लाई जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है। इंट्रा स्टेट का मतलब जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हो, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट क्या इररिलेवेंट। इस तरह से बुक के अंदर, पूरी बुक के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सारा रेडीमेड इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा, जिससे आप पढ़कर आसानी से, सेल्फ पढ़ने वालों के लिए बहुत आसान चीज है। आगे बढ़ते हैं हम आपके लिए। नहीं लगेगा जीएसटी,
इंटर स्टेट सप्लाई हो, इंट्रा स्टेट क्या हो, सप्लाई हो, भली वो गुड्स हो सर्विस हो, नहीं लगेगा। कब? जब वो सप्लाई ऑफ क्या हो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाली हो। ड्रग्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, जो टॉयलेट प्रिपरेटरीज होती है या फिर जो हमारे फार्मास्यूटिकल में ड्रग्स मेडिसिन बनते हैं, उसमें जो अल्कोहलिक लिकर सप्लाई की जा रही है, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं हम। ड्रिंकिंग जो वाइन होती है, बियर होती है, रम होती है, जिन होती है, वोडका होती है, टेकीला होती है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। जो अल्कोहलिक लिकर फॉर क्या होगी, ह्यूमन कंजम्पशन पे होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही मना कर दिया है कि जीएसटी वालों सुन लो कि तुम अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी कभी भी क्या नहीं कर सकोगे, लेवी नहीं कर सकोगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमने स्टेट के लिए छोड़ा हुआ है। इससे जो भी रेवेन्यू मिलेगा उसे सिर्फ स्टेट और स्टेट ही क्या करेगा, एंजॉय करेगा। आप उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगा सकेंगे। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर जो ह्यूमन कंजम्पशन की सेल पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। चार्जिंग सेक्शन ही नहीं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से भी क्या कर रखा है, बात कर बाहर कर रखा है, तो उस पर नहीं लगेगा। लेकिन इसी अल्कोहलिक लिकर का जब आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्टेशन करोगे, इसी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का जब आप क्या करोगे, वेयरहाउसिंग करोगे, तो उस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन सेल पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन वेयरहाउस पे क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। जो अल्कोहलिक लिकर कोल्ड सिरप के अंदर, कफ सिरप के अंदर होती है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि हम उसे ह्यूमन कंजम्पशन वाली जो बियर है, बियर नहीं बोलते हम उसको, रम नहीं बोलते हम उसको, वाइन नहीं बोलते हैं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मना करा है। अल्कोहलिक दुकान वाला सोडा वाटर भी क्या करता है, बेचता है, उसके लिए मना नहीं करा। तो सोडा वाटर पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। सोडा वाटर पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अब जब जीएसटी लगेगा तो वो जीएसटी कैसे लगेगा, आपको सप्लाई की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी, और वैल्यू को डिटरमाइन करने का सेक्शन यहां पर क्या दिया है, 15 दिया है, इसी एक्ट में दिया है, सीजीएसटी एक्ट में दिया है, सेक्शन 15 दिया है। वहां से आप अपनी सप्लाई का क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। सेक्शन 16 के साथ में रूल्स भी बताए गए हैं कि उन रूल से क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, और उस रूल से जो क्या आएगा, वैल्यूएशन आएगा, और वैल्यूएशन होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। जिस भी वैल्यू पे आपने सप्लाई करी है, बस उसी वैल्यू पे आपको जीएसटी का क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। आपने क्लास दी 11,000 रुपए में, तो जीएसटी लगेगा 11,000 पे। अगर आपने क्लास दी 1,000 में, तो 1,000 पे लगेगा जीएसटी, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वही जीएसटी के अंदर वैल्यूएशन होने वाला है। अब आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे जीएसटी की रेट से। जीएसटी की क्या है, रेट से। रेट कहां से मालूम पड़ेगी, तो रेट हमको नोटिफिकेशन आएगा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी, और रिकमेंडेशन के बाद में गवर्नमेंट क्या लाएगी, नोटिफाइड करेगी रेट, और जो नोटिफाइड रेट होगी उसी नोटिफाइड रेट से क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी भी सीजीएसटी 20% से ज्यादा नहीं लगेगा, चाहे वो कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो, चाहे वो कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस हो। तो 20% से ज्यादा नहीं लगेगा सीजीएसटी, और ना ही 20% से ज्यादा लगेगा कौन सा, एसजीएसटी। तो किसी भी सप्लाई पे सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला के, दोनों मिला के 40% से ज्यादा कभी भी क्या नहीं लग सकता, जीएसटी नहीं लग सकता। मतलब आईजीएसटी की भी जो अगर मैक्सिमम रेट होगी आईजीएसटी के अंदर, वो भी क्या नहीं हो सकती, 40% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब उस जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे कि जीएसटी का कलेक्शन कैसे होगा, आप कैसे कर सकेंगे पेमेंट। तो हम आपको तरीका बताएंगे कि उस जीएसटी का पेमेंट कुछ जगह हम बताएंगे कैश में ही करना पड़ेगा, कुछ जगह बताएंगे कि इसका पेमेंट आप आईटीसी से भी, मतलब आप अपने ई क्रेडिट लेजर में भी कर सकते हैं। तो पेमेंट कैसे होगा, इसके लिए हमने रूल्स बनाए हैं। पेमेंट ऑफ किसमें, टैक्स में। रूल 85 बनाया, 86 बनाया, 87 बनाया। कुछ सप्लाई पे कहा कि नहीं, यहां पर तो कैश में ही क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ सप्लाई में कहा इसका पेमेंट आप कैश, आईटीसी, जिससे करना चाहे आप उससे भी क्या कर सकते हैं। मतलब पेमेंट करने के लिए भी हमने क्या बनाया है, रूल बनाया। अब इसका पेमेंट कौन करेगा, तो इसका पेमेंट कौन करेगा, इसका पेमेंट करेगा हमारा टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, चाहे वो वॉलेंट्री रजिस्टर्ड हो, चाहे वो कंपल्सरी रजिस्टर्ड हो, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के प्रोविजन से हुआ हो, चाहे सेक्शन 24 के हुआ हो, कैसे भी रजिस्टर्ड है, कैसे भी रजिस्टर्ड है, मजबूरी का रजिस्टर्ड है, वॉलेंट्री रजिस्टर्ड है, डजंट मैटर, अगर वो रजिस्टर्ड है उसको अपनी सप्लाई पे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। भले ही वो रजिस्टर्ड आरसीएम वाली इनवर्ड सप्लाई पे आरसीएम की वजह से जीएसटी पे करने के लिए रजिस्टर्ड हुआ है,
लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको अपनी सप्लाई पे जीएसटी का पेमेंट करना होगा। और वो व्यक्ति जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है हमारे जीएसटी के प्रोविजन में, लेकिन उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो भी हम उसे टैक्स एबल पर्सन मानेंगे। मतलब टैक्स प्लस एबल, एबल का मतलब होता है हिंदी में योग्य, तो हम उसे योग्य मानेंगे और उसको भी जीएसटी का पेमेंट करना होगा। मान लीजिए अगर कोई लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी उसने करवाया तो भी टैक्सेबल है। जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है फिर नहीं कराया तो भी वो कौन है, टैक्सेबल पर्सन है। और टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी में क्या करना पड़ता है, टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। टैक्सेबल पर्सन, सप्लायर, रिसिपेंट, थर्ड पर्सन, हमारे यहाँ पर कोई भी हो सकता है। कई जगह ईसीओ को भी कहा है कि जीएसटी में क्या कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। कहीं पर रिसिपेंट को कहा है कि आप आरसीएम में क्या कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। अरे जिसको जैसे भी कह दिया वो वैसे क्या हो सकता है, टैक्सेबल पर्सन हो सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और लायबल फॉर क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो, मतलब आप टैक्सेबल पर्सन हो और आपको जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अब नाउ सेक्शन 9 और सबसेक्शन 2 पर आते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 हमें सिखाता है नहीं लगेगा, इंट्रास्टेट सप्लाई हो, इंटरस्टेट क्या हो, सप्लाई हो, गुड्स भी है सप्लाई भी है, नहीं लगेगा। हम मना कर रहे हैं, 5 पेट्रो प्रोडक्ट बता रहे हैं। पहला पेट्रो प्रोडक्ट का मतलब है पेट्रोलियम क्रूड, जो कच्चा तेल होता है, क्रूड पेट्रोलियम जो होता है उसकी सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। हाई स्पीड डीजल ऑयल जिसे हम डीजल बोलते हैं नहीं लगेगा। मोटर स्पिरिट जिसे कॉमन लैंग्वेज में पेट्रोल बोला जाता है, मतलब पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगेगा। नेचुरल गैस जो होती है, जैसे कि मान लीजिए कई ऑटो सीएनजी से चलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, पेट्रोल पे नहीं लगा, डीजल पे नहीं लगा, सीएनजी पे नहीं लगा। लेकिन हमारे किचन में काम आने वाला जो सिलेंडर होता है वो एलपीजी होता है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो नेचुरल गैस नहीं है। मना नेचुरल गैस के लिए करा है, एलपीजी के लिए नहीं करा है। तो हमारे सिलेंडर पे जीएसटी लगता है और साथ में नहीं लगेगा एविएशन टरबाइन फ्यूल पर। मतलब हमारी जो गाड़ियां चल रही है या फिर तो पेट्रोल से, डीजल से, ऑटो चल रहे हैं कई किससे, सीएनजी से, और हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट चल रहे हैं किससे, एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल से। इन सभी फ्यूलों को इन्होंने जीएसटी से मुक्त कर दिया है, नहीं जीएसटी नहीं लगेगा। और कच्चे तेल पे भी क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आज नहीं लगेगा, लगाया जा सकेगा, लगाए जा सकने की पावर दी है। बोल रहे हैं लगा सकेंगे उस दिन से जिस दिन गवर्नमेंट क्या लाएगी, नोटिफिकेशन लाएगी। गवर्नमेंट कब लाएगी, जब जीएसटी की काउंसिल है, उस काउंसिल के अंदर सभी स्टेट के लोग बैठेंगे, ठीक है, चेयरमैन साहिबा भी बैठेगी, और जब वो काउंसिल रिकमेंडेशन देगी और गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन से जब नोटिफिकेशन लाएगी, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से इन 5 प्रोडक्ट पे क्या लगेगा, जीएसटी लगना चालू हो जाएगा। अभी नहीं लग रहा है लेकिन इन पे लग सकेगा, इन पे क्या हो सकेगा, लग सकेगा। यहां पर भी समझ लीजिएगा, सेल पे नहीं लग रहा है आज, लेकिन आज भी इनके ट्रांसपोर्टेशन पे, वेयर हाउसिंग पे क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। ठीक है, पेट्रोल पंप वाले ऑयल भी बेचते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो भी बेचते हैं। वो ना तो पेट्रोल होता है, वो ना डीजल होता है, ना एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है, ना ही वो क्या होती है, नेचुरल गैस होती है, ना ही वो कच्चा तेल होता है, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल है। लुब्रिकेटिंग ऑयल पे जीएसटी लगेगा, लग भी रहा है और इन्होंने कहा है लगेगा भी। कैरोसिन के लिए मना नहीं करा है, तो कैरोसिन जिसे हम शायद घासलेट बोलते हैं, उस पे भी क्या लगेगा, जीएसटी क्या होगा, लगेगा। उस पे भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। एक सुंदर डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। 5 पेट्रो प्रोडक्ट जो है, ठीक है, हमने मना करा है, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अदर टैक्सेस जो पहले चलते हुए आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज और इसके बेचने पे वैट और सीएसटी, वो लगेगा। उसी तरह से जो एल्कोहलिक लीकर फॉर क्या है, ह्यूमन कंजम्पशन है, जिस पे मना करा है कि जीएसटी नहीं लगेगा लेकिन अदर टैक्सेस लगेंगे। जैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और ट्रेडिंग पे लगता है वैट और सीएसटी। मतलब जो पुराने जो टैक्स हैं वो उन पे आज भी क्या है, कंटिन्यू है। इसके बाद में हम आते हैं सेक्शन 9 और सबसेक्शन 3। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 से हमें ज्ञान मिलने वाला है किसका, आरसीएम का। गवर्नमेंट ने कहा है जब भी जीएसटी काउंसिल हमको रिकमेंडेशन देगी और उस रिकमेंडेशन से हम जिन जिन गुड्स और जिन जिन सर्विसेज को क्या करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, नोटिफिकेशन लाके क्या कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, उन गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे फिर आरसीएम में रिसिपेंट को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब रिवर्स चार्ज बेसिस उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां पर एक बात आप सभी को यहीं पर ही समझ लेनी चाहिए, आरसीएम का मतलब ये मत समझिएगा सिर्फ गुड्स और सर्विस क्या करें, स्पेसिफाइड करें हैं। सिर्फ गुड्स और सर्विस याद करने से आरसीएम में काम नहीं चलता।
आरसीएम में स्पेसिफाई कंप्लीट होता है कैसे कि ये सर्विस है, फिर उसके अंदर प्लस ये सप्लायर हो और प्लस ये रिसिपेंट हो, ये तीन जाके चीजें मिले तो इज इक्वल टू क्या होगा, आरसीएम होगा। सिर्फ सर्विस का नाम याद रखने से आरसीएम नहीं बन जाता है, सर्विस के साथ ये भी ध्यान करना पड़ता है कि उसके अंदर कौन सा सप्लायर के लिए स्पेसिफाई करा है, फिर रिसिपेंट कौन सा होना चाहिए, क्या स्पेसिफाई करा है, तब जाके उस पे क्या बनेगा, आरसीएम बनेगा। आरसीएम के लिए रिवीजन के लिए सेपरेट लेक्चर होगा जिसके अंदर सारी सर्विसेज जो अंडर क्या है आरसीएम है उसको भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और वो जो आरसीएम स्पेसिफाई करी है वो गवर्नमेंट ने यहां पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की पावर को इस्तेमाल करके उन्होंने क्या करी है, स्पेसिफाई करी है, नोटिफिकेशन लाए हैं। नोटिफिकेशन बहुत 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 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ए प्लस प्लस कैटेगरी का होता है, हर अटेम्प्ट के अंदर आरसीएम आता ही आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसके अंदर आरसीएम इन्होंने नहीं पूछा हो। और आरसीएम को याद करना पड़ता है क्योंकि उसमें कई चीजें नोटिफाई होती है, सप्लायर प्लस रिसिपेंट प्लस सर्विस इज इक्वल टू क्या बनता है, आरसीएम बनता है। ठीक है, और जब सर्विस पे क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, तो हमारे रिसिपेंट पे इस एक्ट के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब अब रिसिपेंट को जीएसटी में सेक्शन 24 से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वंस उसने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वो जीएसटी में बन जाएगा क्या, टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन बन गया तो अब वो जो सप्लाई भी कर रहा है उस सप्लाई पर भी उसको जीएसटी का क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। भले ही उस सप्लाई का टर्नओवर, उसकी जो सप्लाई का जो टर्नओवर था वो रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं था, फिर भी उसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो बन चुका है रजिस्टर्ड पर्सन। कैसे, क्योंकि उसने कोई ऐसी सप्लाई ले ली है, ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर उसके क्या लगा था, आरसीएम लगा था, और जैसे ही आरसीएम लग गया तो इस एक्ट के सारे प्रोविजन अब उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आरसीएम के लिए कैसे होता है, नोटिफिकेशन आता है। ठीक है ना, क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सारा आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। क्यों लाया जाता है आरसीएम, तो आरसीएम लाने का मेजर रीजन होता है ईज ऑफ कंप्लायंस। कई सप्लाई ऐसी होती है जहां पर सप्लायर से जीएसटी वसूल करना या उसके लिए जीएसटी जमा कराना उतना आसान नहीं होता जितना रिसिपेंट को जीएसटी जमा कराना या रिसिपेंट से जीएसटी वसूल करना क्या होता है, आसान होता है। तो काउंसिल ऐसी गुड्स और ऐसी सर्विस को क्या करते हैं, देखते हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं, रीजन देखते हैं और फिर गवर्नमेंट को क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि ये एक ऐसी सर्विस है जहां पर रिसिपेंट से वसूल करना ज्यादा क्या रहेगा, ईज रहेगा, सप्लायर से थोड़ा मुश्किल रहेगा। फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाती है और फिर उसके ऊपर आरसीएम क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। तो ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए आरसीएम कॉन्सेप्ट को क्या करे हैं, लाए हैं। जहां रिसिपेंट के लिए जीएसटी डिपॉजिट कराना कंपैरेटिवली क्या होने वाला है, इजी होने वाला है। अब सारा बर्डन किस पे हो जाएगा, हमारे किस पे आ जाएगा, रिसिपेंट पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने यहां पर लिखा भी है कि आरसीएम के लिए हमारा एक सेपरेट क्या होगा, चैप्टर बना हुआ है, सेपरेट चैप्टर बना हुआ है जहां जिसे हमें डिटेल क्या होना, पढ़ना होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। आते हैं सेक्शन 9 पे और उसके सबसेक्शन 4 पे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 भी क्या है, आरसीएम ही है। जी हाँ, सेक्शन 9 और सबसेक्शन 4 भी आरसीएम है। अब 9(4) क्या है और ये 9(3) से किस तरीके से अलग है वो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं 9(4) आरसीएम क्या है। 9(4) आरसीएम के अंदर उस आरसीएम को भी गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाकर ही क्या करती है, एप्लीकेबल करती है। लेकिन 9(4) वाले आरसीएम क्या होते हैं, 9(4) वाले आरसीएम होते हैं वो एक स्पेसिफाई करते हैं क्लास ऑफ किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब सप्लायर स्पेसिफाई करेंगे, फिर सप्लाई भी क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, गुड्स और सर्विस भी क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। और रिसिपेंट वहां पर रिसिपेंट, सप्लायर हमारा क्या होगा, अनरजिस्टर्ड होगा। सप्लायर हमारा वहां पर क्या होगा, अनरजिस्टर्ड होगा। इसमें रिसिपेंट हमारा रजिस्टर्ड होगा। रिसिपेंट हमारा यहां पर क्या होगा, रजिस्टर्ड ही होगा, ऑलरेडी क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड ही होगा और रिसिपेंट हमारा रजिस्टर्ड ही होगा। और फिर सप्लाई को ये क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए आप कौन है, रिसिपेंट है, रजिस्टर्ड है, और मैं सप्लायर कौन हूं, अनरजिस्टर्ड हूं, इस वजह से आरसीएम नहीं लग जाएगा। इसके साथ में जरूरी भी है कि जो मैं सप्लाई आपको दे रहा हूं
वो 9(4) के पर्पस से इन्होंने क्या कर रखी हो, नोटिफाई कर रखी हो। इनिशियली जब ये लॉ लेकर आए थे तो इन्होंने सिर्फ इतना सही कहा था कि जहां जहां सप्लायर क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो, और रिसिपेंट उसके क्या हो, रजिस्टर्ड हो। सप्लायर क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो, और रिसिपेंट उसके क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो कोई से भी सप्लाई ऑफ गुड्स और कोई से भी सप्लाई ऑफ सर्विस हो, उसके ऊपर आरसीएम लग जाएगा। बिल्कुल दिल दहलाने वाला क्या था, प्रोविजन था। इंडस्ट्री सुनकर ही, समझ कर ही हिल गई कि अब हमको अनरजिस्टर्ड सप्लायरों से क्या नहीं, सप्लाई नहीं लेनी। अवॉइड कर दो अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स को, क्योंकि उनसे सप्लाई लेने पे हम पे आरसीएम पे क्या आ जाती है, कंप्लाइंस आ जाती है। हम कंप्लाइंस के बंधन में क्यों बंधे, हम तो रजिस्टर्ड सप्लायर से ही क्या ले लेंगे, सप्लाई ही ले लेंगे। तो इसने प्रोविजन ने तहलका मचा दिया। जैसे ही तहलका मचा तो प्रोविजन में बदलाव की बिल्कुल जरूरत आई, और इन्होंने कहा अब आरसीएम में क्या होगा, मैं सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड हूं, आप तो रजिस्टर्ड हो, बस इससे नहीं होगा, साथ में जिन जिन सप्लाई को हम क्या करेंगे, नोटिफाइड करेंगे, उन्हीं पे क्या लगने वाला है, आरसीएम लगने वाला है। अब ये 9394 से कैसे अलग है, तो 94 के अंदर रिसिपेंट रजिस्टर्ड ही होगा, लेकिन 93 वाले आरसीएम में रजिस्टर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 94 वाले में सप्लायर अनरजिस्टर्ड ही होगा, अनरजिस्टर्ड ही होगा, लेकिन 93 वाले में सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। इवन अगर सप्लायर रजिस्टर्ड भी है तो भी रिसिपेंट को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो सप्लाई कौन सी है, 93 वाली क्या है, आरसीएम है। सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो भी रिसिपेंट को ही आरसीएम में जीएसटी क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा, जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। और तीसरा डिफरेंस है, 93 में जो गुड्स और सर्विस नोटिफाइड करे हैं वो डिफरेंट है, और 94 में जो इन्होंने स्पेसिफाइड नोटिफाइड करे हैं वो क्या है, डिफरेंट है। मतलब 94 में रिसिपेंट रजिस्टर्ड ही होगा, 93 में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 94 के अंदर सप्लायर अनरजिस्टर्ड ही होगा, 93 में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और 93 94 में दोनों जो गुड्स और सर्विस नोटिफाइड है वो दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं, और इसके लिए भी हमारा क्या है, सेपरेट चैप्टर बना हुआ है, सेपरेट चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, और अब चार्जिंग सेक्शन के लास्ट सब सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन 9 है और हमारे पास में उसका सब सेक्शन कौन सा है, 5 है। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है, आप जब ईसीओ के थ्रू क्या करोगे, सप्लाई करोगे, जब आप ईसीओ के थ्रू क्या करोगे, सप्लाई करोगे, अरे गुड्स करोगे या सर्विस करोगे, तो इन्होंने कहा सिर्फ हम सर्विस की बात कर रहे हैं, गुड्स की नहीं। सर्विस जब आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई करोगे, अरे कौन सी सर्विस, तो उन्होंने कहा सारी सर्विस नहीं, जो सर्विस सिर्फ क्या कर रखी है, नोटिफाइड कर रखी है। अरे किसने कर रखी है और कैसे कर रखी है, तो इन्होंने कहा काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन लाएगी और उस सर्विस को जब ईसीओ के थ्रू, जब आप ईसीओ के थ्रू क्या करोगे, सप्लाई करोगे, तो उस केस में ईसीओ आपका जीएसटी का पेमेंट करेगा। हमने कहा फिर तो ये आरसीएम ही है ना, ना ये आरसीएम नहीं है। आरसीएम का मतलब होता है जहां रिसिपेंट को जीएसटी पे करना हो, यहां ईसीओ रिसिपेंट नहीं है, ईसीओ के थ्रू हम रिसिपेंट को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या नहीं है, आरसीएम नहीं है। तो इन्होंने कहा सर्विस पे ही लगेगा, गुड्स के ऊपर नहीं होगा। गुड्स के केस में सप्लायर को ही जीएसटी पे करना है। सर्विस के केस में जब आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई करोगे, फिर वो सप्लाई हमने नोटिफाइड कर रखी हो, तो फिर ईसीओ क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। ऐसे जैसे कि हमने इस एक्ट के सारे प्रोविजन उसके ऊपर क्या कर दिए हैं, हमने उसके ऊपर क्या कर दिए हैं, डाल दिए। इस एक्ट के सारे प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन, टैक्स इनवॉइस का प्रोविजन, सारे प्रोविजन, रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजन अब ईसीओ के ऊपर क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब हमारा सवाल बना यहां पर कि अगर मान लीजिए उस ईसीओ की यहां पर कोई फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है इंडिया में, तो फिर आप ईसीओ से कैसे जीएसटी क्या करोगे, वसूल करोगे। तो लॉ ने कहा फिर उस ईसीओ का इंडिया में जो भी रिप्रेजेंटिंग क्या होगा, पर्सन होगा, लाइक कोई एजेंट वेजेंट टाइप का, जो उसको क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो किसी भी पर्पस से, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उस पे ये सारे प्रोविजन क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे। हमने कहा इंडिया में ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जो उसको किसी भी पर्पस से क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। तो फिर लॉ ने कहा ऐसी स्थिति में ऐसे ईसीओ को इंडिया में किसी ना किसी पर्सन को तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, अपॉइंट करना ही पड़ेगा टैक्सेबल टेरिटरी में, जो जीएसटी का क्या करे, पेमेंट करे। अदरवाइज हम उस ईसीओ को इंडिया में बिजनेस करने नहीं देने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो जो भी पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना,
उस पे एप्लीकेबल होगा। और ना आपकी फिजिकल प्रेजेंस है और ना ही आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा किसी पर्सन को, फिर वो क्या करेगा, जीएसटी का पेमेंट करेगा। अब सवाल आता है कि वो कौन कौन सी सर्विसेज इन्होंने क्या कर रखी है, नोटिफाइड कर रखी है। तो फिलहाल इन्होंने 4 सर्विसेज नोटिफाइड कर रखी है। जब आप उनको ईसीओ के थ्रू क्या करोगे, सप्लाई करोगे, तो ईसीओ जीएसटी का पेमेंट करेगा। लेकिन अगर वही सप्लाई अगर आप बिना ईसीओ के थ्रू क्या करोगे, सप्लाई करोगे, तो ईसीओ को जीएसटी का क्या नहीं करना है, उस पे ईसीओ को जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है। अब वो कौन कौन सी सप्लाई है, तो आइए देखते हैं। वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसकी, पैसेंजर की, गुड्स की नहीं है, पैसेंजर की है। और पैसेंजर की किससे कर रहे हो, जैसे रेडियो टैक्सी से कर रहे हो, मोटर किससे कर रहे हो, कैब से कर रहे हो, मैक्सी कैब से कर रहे हो, और मोटरसाइकिल से कर रहे हो, ओमनी क्या कर रहे हो, बस से कर रहे हो, किसी भी मोटर व्हीकल से कर रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि मोटर कैब और मैक्सी कैब में क्या फर्क होता है जानना ही है, लिखा हुआ है बुक के अंदर, जिसमें क्या होता है 6 से ज्यादा बैठने की नहीं होती है। नॉट मोर देन क्या होता है, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन क्या होता है 6 होता है, उसको हम बोलते हैं मोटर कैब। और मैक्सी कैब का मतलब होता है 6 से ज्यादा, लेकिन 12 से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। अरे हम तो कह रहे हैं और भी कोई भी मोटर व्हीकल हो, जब आप ईसीओ के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करोगे, अरे मतलब ओला उबर है, ओला उबर के केस में अरे ड्राइवर तुमको जीएसटी पे करना ही नहीं है। जब भी कोई बुकिंग तुमको ओला उबर से आएगी, रैपिडो से आएगी, उस पे जीएसटी का पेमेंट ओला उबर रैपिडो को ही करना होगा, तुम्हें कभी करना ही नहीं है, भले ही तुम्हारा टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा ही क्यों ना हो जाए। ठीक है ना, ये सब किससे चलते हैं, रेडियो टैक्सी से चलते हैं। रेडियो टैक्सी का मतलब होता है जिसमें जीपीएस होता है, जिसमें क्या होता है, जीपीआरएस होता है, जिसमें क्या हो जाती है, लाइव ट्रैकिंग होती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, पहली क्या हो गई, ये सर्विस हो गई है। ठीक है, ये तो कौन सी हो चुकी है, पहली सर्विस हो चुकी है। दूसरी सर्विस बताता हूं मैं आपको, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट जितने भी हैं, रेस्टोरेंट जितने भी है, अगर आप उनको स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, ये जितनी भी ईसीओ है, इनके थ्रू अगर कोई सप्लाई कर रहा है कोई भी रेस्टोरेंट, तो उस केस में आपके जीएसटी का भुगतान आपके ईसीओ को, मतलब स्विगी जोमेटो को ही करना पड़ेगा। इनवॉइस इश्यू करने का प्रोविजन भी आपके ईसीओ पे ही होगा, रिटर्न फाइल करने का प्रोविजन भी ईसीओ पे होगा। मतलब इस एक्ट के सारे प्रोविजन अब ईसीओ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब होता है अगर आपका रेस्टोरेंट ऐसी होटल में है, अगर आपका रेस्टोरेंट ऐसी होटल में है जिस होटल के अंदर एक भी रूम का एक दिन का किराया 7,500 रुपए, 7,500 रुपए और 7,500 रुपए से ज्यादा है, 7,500 रुपए से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, 7,500 रुपए से क्या है, ज्यादा है। तो फिर उस केस में ऐसे रेस्टोरेंट पे एक भी रूम, ऐसी होटल के अंदर कोई रेस्टोरेंट है जिस होटल के अंदर एक भी रूम का एक दिन का किराया डिक्लेयर टैरिफ, डिक्लेयर टैरिफ का मतलब होता है बिफोर डिस्काउंट जो है, अगर 7,500 रुपए से ज्यादा है, तो उस होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट क्या है, वो रेस्टोरेंट अगर ईसीओ के थ्रू भी क्या करेगा, सप्लाई करेगा, तो उस केस में उस रेस्टोरेंट वाले को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कोई होटल है, उस होटल में रेस्टोरेंट है, लेकिन उस होटल में एक भी रूम ऐसा नहीं है जिसके डिक्लेयर टैरिफ 7,500 रुपए से क्या हो, ज्यादा हो, फिर उस होटल का रेस्टोरेंट अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई करे, तो फिर उस पे जीएसटी का पेमेंट किसको करना पड़ेगा, आपके ईसीओ को ही करना पड़ेगा। तो ये दो सर्विसेज कौन सी है, हमारी नोटिफाइड हो गई। अब तीसरी सर्विस पे आते हैं, सर्विस बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग होता है जैसे प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, ब्यूटी क्या हो गई, ट्रीटमेंट हो गई, जैसे क्या है, अर्बन कंपनी है, यूसी अर्बन कंपनी, उसके थ्रू आप हो हाउस होल्ड हाउस कीपिंग के लोगों को बुला सकते हो। क्लीनिंग के लिए क्या कर सकते हो, बुला सकते हो। वॉशिंग के लिए क्या कर सकते हो, बुला सकते हो। ठीक है ना, प्लम्बिंग के लिए, कारपेंटरिंग का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, ठीक है ना, आपको कोई ब्यूटी रिलेटेड सर्विस लेनी है, तो इन सभी के केस में अगर आप ईसीओ के थ्रू क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, सप्लायर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, तो उस पे लगने वाला जीएसटी आपका ईसीओ ही पे करेगा। लेकिन एक बहुत ही विशेष बात है यहाँ पर क्या है, विशेष बात है, और विशेष बात यहाँ पर यह है कि आप जो एक्चुअल सप्लायर जो हो, अगर आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से क्या है, ज्यादा है, अगर आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 में जो क्या करी हुई है, दी हुई है, जैसे 10 लाख 20 लाख दी है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर उस लिमिट को एक्सीड कर चुका है,
तो फिर उस स्थिति में आपको ही जीएसटी का एक्चुअल सप्लायर को पेमेंट करना होगा, भले ही वो सप्लाई आपने किसके थ्रू करी हो, ईसीओ के थ्रू करी हो। ऐसा प्रोविजन ना तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ओला उबर रैपिडो में था और ना ही ऐसा प्रोविजन हमारे स्विगी जोमेटो फूड पांडा में था। ये सिर्फ हमारे किस पे है, अर्बन कंपनी पे है, जहां अगर एक्चुअल सप्लायर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से क्या कर गया, एक्सीड कर गया, तो फिर उस केस में एक्चुअल सप्लायर को ही जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट स्पेसिफाइड सर्विस है प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, जैसे अगोडा हो गया है, ठीक है, मेक माई ट्रिप है, ट्रिवागो है, गो आईबीबो है, ये सब ईसीओ हैं जिनके थ्रू होटल वाले अपने अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब रूम, ठीक है ना, बैंक्वेट हॉल नहीं, कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं, मैरिज गार्डन नहीं, अपने होटल के जो अकोमोडेशन रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस वाले रूम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो पेमेंट एमएमटी मेक माई ट्रिप करेगा, अगोड़ा करेगा, गो आईबीबो करेगा, ठीक है ना, ट्रिवागो करेगा, ये क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे। लेकिन यहां पर भी ध्यान से सुन लीजिए, अगर होटल वाले, अगर आपका खुद का एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख 20 लाख जो भी आप पे एप्लीकेबल है, अगर आपको उस पर एक्सीड कर गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको ही जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसा प्रोविजन अर्बन किस पे था, कंपनी पे था, वैसा ही प्रोविजन आपके किस पे है, ओयो गो आईबीबो इन पर भी है, ठीक है, गो आईबीबो इन पे भी है। इसी के साथ में हमारा पहला चार्जिंग सेक्शन, मतलब पहला चार्जिंग सेक्शन का मतलब है हमारे रिवीजन का पहला सेक्शन, सेक्शन 9 यहीं पर, पहला चैप्टर यहीं पर ही क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, यहां पर कंप्लीट हो। तो इसी के साथ में हमारा पहला चैप्टर का रिवीजन जो चार्जिंग सेक्शन था, सेक्शन 9 यहां पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये सारी बातें आप 10 मिनट के अंदर समझ सकते हैं इस बुक से, और ये बुक आपको टेलीग्राम पे क्या है, अवेलेबल है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन और वहां पर मिलेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।